हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष हतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज चल रही है और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये टॉपिक कैश बुक के बाद पढ़ा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ एग्जाम्स में होता है, कुछ कॉमर्स एग्जाम में नहीं होता, तो अपने सिलेबस में देख लीजिएगा। अब ये चैप्टर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका एक एक क्वेश्चन लगाने में आपको मज़ा भी आएगा और हर क्वेश्चन आपका सही जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा या समझने में आलस किया तो फिर आप कितना ही सर पीटते रह जाओ, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन आपसे नहीं लगेगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। तो कोशिश करना अगला 1 घंटा आप ध्यान से मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना ताकि आपका हर क्वेश्चन अच्छे से लग पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक इज 25,000, मैं अभी हिंदी में भी पढ़ूंगा, एंड चेक ऑफ 10,000 वर इशूड बट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, देन द बैलेंस एज पर द पासबुक विल बी। ये टॉपिक किस बारे में बात करता है, पहले वो बात करते हैं। देखिए, हमारे पास कैश बुक होती है। कैश बुक में कैश वाला कॉलम भी होता है और बैंक वाला कॉलम भी होता है। तो पहली बात तो हम कैश कॉलम की तो बात कर ही नहीं रहे, यानी हम कैश इन हैंड की बात नहीं कर रहे। हमारी जो कैश बुक बताती है वो बैलेंस पासबुक के बैलेंस के बराबर होना चाहिए। इन आइडियल सिचुएशन हम जैसा बैलेंस बता रहे हैं, जितना बैलेंस बता रहे हैं, पासबुक में भी उतना शेष होना चाहिए। लेकिन फॉर रीज़न, कई रीज़न ऐसे होते हैं जिस वजह से ये मैच नहीं होता। तो आपको एक तरफ का नज़ारा दिखाई देता है, दूसरी तरफ का नज़ारा आपको गैस करना होता है। मैं 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा लूँगा। सपोज करो अगर एक शहर होता है जयपुर और एक शहर होता है शिमला, और इन दोनों के टेम्परेचर में 10 डिग्री का अंतर चलता है, तो अगर मैं कहूँ कि जयपुर में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो शिमला में तापमान 20 डिग्री होगा, क्योंकि अगर आपको ये बात पता है कि दोनों के तापमान में 10 डिग्री का अंतर है, तो फिर मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि शिमला में तापमान अगर 15 डिग्री है तो फिर आप कहोगे कि सर जयपुर में 25 डिग्री होगा। तो ये बहुत आसान बात है, एक तरफ को देख के आप दूसरी तरफ का अंदाज़ा लगा सकते हो। वही आर्ट अपन इस टॉपिक में डेवलप करेंगे। अब आराम से, बैलेंस एज पर कैश बुक। पहली बात तो ये कि इस चैप्टर में वो हमें किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकता है और दूसरे पॉइंट को देखने के लिए कह सकता है। जैसे अभी इसने कहा है कि 25,000 का बैलेंस चल रहा है हमारे हिसाब से, तो अब हमें बट ऑब्वियस है कि ये गैस करना पड़ेगा कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना है। ठीक है, अब अगर आप तुक्का लगाएंगे तो शायद आप 10,000 प्लस कर दें या माइनस कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। ये जो बन रहा है वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब अपन बात ध्यान देते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। हुआ ये था कि हमने 10,000 के चेक जारी किए। चेक जारी करना मतलब चेक काटना। चेक काटना मतलब कोई हमारा सप्लायर है, वो कहा साहब पेमेंट लाओ, पेमेंट लाओ, तो मैंने चेक बना के काट के उसको दे दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे चेक इशूड, हिंदी में बोलेंगे चेक निर्गमित किया। अब होता क्या है, हमने 10,000 रुपए का चेक काट के उसको दे दिया। ठीक है, अब वो जो बंदा है वो हो सकता है कि तुरंत बैंक से जाके पैसे ले लेवे। अगर वो बैंक में जाता है, पैसे उठाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक, चेक को प्रस्तुत करना। लेकिन कई बार क्या होता है, सामने वाला हमसे तो चेक ले जाता है लेकिन बैंक में नहीं ले जाता। अब बैंक में नहीं ले जाता तो क्या होता है, हमारे खाते में से पैसा नहीं कटता। हम तो क्या होता है अकाउंटिंग में, देखो इसमें क्या होता है, इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। हमने तो क्या है चेक काटा, जैसे ही हमने अजय को चेक दिया हमने एंट्री कर दी अजय टू बैंक, मतलब चेक गिवन टू अजय। ये हमने कैश बुक में तो एंटर कर दिया, लेकिन जब तक वो चेक को बैंक में नहीं ले जाएगा वहां से आपका पैसा नहीं कटेगा। इस क्वेश्चन में यही हुआ। साफ लिखा है कि 10,000 के चेक जारी किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, मतलब सामने वाले ने पैसा नहीं उठाया। सामने वाले ने पैसा नहीं उठाया मतलब हमारे अकाउंट में पैसे अभी भी पड़े हैं। देखो, हम हमारे ऑफिस में, हमारी दुकान में बैठे होते हैं और उसको चेक बैंक में ले जाना था, बैंक में भिजवाना था, वहां से उसको पैसा उठाना था जो कि उसने नहीं उठाया। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे 10,000 अभी पड़ा है और वहां पे जो बैलेंस दिखेगा वो 35,000 होगा। यानी अगर अभी आप बैंक को फोन करोगे, पूछोगे कि साहब हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस चल रहा है, दे विल से आपके खाते में 35,000 चल रहे होंगे। आप मनी मन खुश होंगे, यार हमारे हिसाब से 25 ही चल रहा है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, तो बस वहाँ पे बस बीच में जब BRS बनाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, तो यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है,
तो बस इस चैप्टर में यही करना है, एक तरफ का हाल ये है तो दूसरी तरफ का हाल क्या होगा, बस यही। तो इसने क्वेश्चन में पूछा तो बताओ पासबुक के अनुसार बैलेंस क्या होगा, तो मैंने जैसे रीजन समझाया, पासबुक में आपका बैलेंस 35,000 होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 30 में से 20 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकली सेट किए हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ बन जाए। तो देखते बने रहिए, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आराम समझते हैं, हर बार मुझे बोलना लेकिन ज्यादा पड़ेगा। When the overdraft as per cash book is the starting point, a check of 500 deposited into bank but not recorded in cash book will be, okay, जब कैश बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट प्रारंभिक बिंदु है तो बैंक में जमा किया गया 500 का चेक लेकिन कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया है। ओके, आराम से देखो, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन है, हमें ये नहीं पता कि यहाँ कितना अमाउंट है, लेकिन ओवरड्राफ्ट है, हमारी हालत खराब हो रखी है हमारे हिसाब से, एज पर द कैश बुक यानी हमारे हिसाब से। अब ऑब्वियस सी बात है, हम जानना चाहते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। भाई हमारे हिसाब से तो ओवरड्राफ्ट जो है सो है, अब पासबुक में ओवरड्राफ्ट क्या है, तो इन दोनों को अलग क्या कर रहा है, एक चेक है वो 500 का है और ये साफ लिखा है कि बैंक में जमा हुआ है, लेकिन ये भी कि कैश बुक में एंटर नहीं है। तो इसका मतलब बीआरएस वाले टॉपिक में ये समझा जाता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कैश बुक में एंटर नहीं है तो इसका मतलब पासबुक में तो एंटर हो गया है। ओके, अब बात वापस करता हूं, एक 500 का चेक है वो जमा हुआ है, 500 का चेक है यानी 500 का एक पेमेंट है वो जमा हुआ है, और ये बात कैश बुक को यानी हमको पता नहीं है, लेकिन पासबुक में तो वो जमा हो गया है। चूंकि वो पासबुक में जमा हो गया है और ये क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है, इसका मतलब पासबुक में ओवरड्राफ्ट कम होगा। कि सर कैसे, जैसे सपोज करो हमारे हिसाब से 10,000 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है, यानी ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, हम माइनस में चल रहे हैं 10,000, लेकिन पासबुक में तो 500 रुपए जमा हो गए हैं। चूंकि पासबुक में 500 रुपए जमा हो गए हैं तो वहां ओवरड्राफ्ट तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा, यानी वहां पे जो ओवरड्राफ्ट होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। यानी जो आप कैश बुक में ओवरड्राफ्ट देख रहे हो, पासबुक में जो ओवरड्राफ्ट होगा वो कम होगा, और उस कम पे पहुंचने के लिए आपको घटाया जाएगा। ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, उसमें आपको 500 रुपये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। ये 500 रुपये आपको घटाना होगा, डिडक्ट करना होगा, 500 रुपये घटाया जाएगा। कि सर समझ नहीं आया, आप बने रहिए, है ना, थोड़ी देर के लिए बने रहिएगा। अगर आप सीरियस हैं, 1 घंटा, जस्ट 1 घंटा इसमें बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें हर बार सिचुएशन चेंज होती है तो फिर प्लस माइनस का तरीका चेंज होता है। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली ये क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया, जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं,
289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है, तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। The cash book showed an overdraft of rupees 2000 as cash at bank, but the passbook made up the same date showed that check of 150 rupee and 125 rupee respectively had not been presented for payment, and the check of 400 paid into account had not been cleared. Okay, आराम से कम आप थोड़ी देर में ये तो समझ जाएंगे कि सर को बार बार जो बनाना पड़ रहा है वो BRS है, और BRS में एक पॉइंट गिवन होता है, उसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, और दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें चीज़ों को प्लस माइनस करना पड़ता है। इतना तो क्लियर है। चलो अब सबसे पहले क्या दे रखा है, ओवरड्राफ्ट, OD एज पर कैश बुक, यानी हमारे हिसाब से हमारी हालत माइनस हो रखी है। हम इसे माइनस प्लस नहीं लिखते कि सर ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस ना, हाँ, पर हम माइनस साइन की जगह हमने ओवरड्राफ्ट पर लिख दिया ना। अब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एंड नाउ वी वांट टू नो द ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। हमें बस इतना सा पता करना है कि हमारी तो हालत खराब है, वहां हालत ज्यादा खराब है कि कम खराब है। ओके, अब ये कहते हैं एक्चुअली क्या हुआ था, एक 150 का चेक था और एक 125 का चेक था, तो ये तो 275 के चेक है। मैं बोल रहा हूं 275 क्या, ये कह रहा है उसी तारीख को पासबुक से पता चला कि 150 रुपए के और 125 रुपए के चेक हमने भुगतान के लिए प्रस्तुत किए थे, भुगतान के लिए हमने दिए थे, लेकिन वो प्रस्तुत नहीं किए गए। ओके, 275 में फोकस करो। 275 का चेक हमने किसी आदमी को दे दिया, ये X पर्सन को और Y पर्सन को हमने 275 के चेक दिए, लेकिन उन लोगों ने पैसा नहीं उठाया, मतलब बैंक में ओवरड्राफ्ट कम होगा। अगर आप पॉजिटिव बैलेंस की लैंग्वेज होती तो मैं बोलता कि चूंकि उन लोगों ने पैसा बैंक से नहीं उठाया अतः वहाँ बैलेंस ज़्यादा होगा, या तो मेरा टोन ये होगा, या मैं ये बोलूँगा कि चूंकि उन लोगों ने पैसा नहीं उठाया तो वहाँ ओवरड्राफ्ट तो होगा लेकिन कम होगा। यानी जितना ओवरड्राफ्ट मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे 275 रुपये का ओवरड्राफ्ट कम होगा, क्योंकि जो जिन लोगों को हमने चेक दिया उन लोगों ने पैसा ही नहीं उठाया। बस यही समझ में आना है, ठीक है। बोलने का टोन चेंज हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से। एक और बोलता हूँ, इसके अलावा एक 400 का चेक था। होता क्या है कि जैसे हमें चेक मिला, जैसे मेरा एक कस्टमर है, उसका नाम है राकेश, वो राकेश से हमको चेक मिला, वो चेक हमने बैंक में डाल दिया, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन हमारे चेक डालने में और बैंक के द्वारा क्रेडिट करने में टाइमिंग डिफरेंस होता है। हम तो क्या होता है, जैसे ही चेक को बैंक में भिजवाते हैं हम तो तुरंत कैश बुक में लिख देते हैं, लेकिन पासबुक में जमा होने में समय लग जाता है। अब के बार भी यही हुआ, हमने 400 रुपये का चेक कैश बुक में तो एंटर कर दिया, पॉजिटिव एंट्री कर दी, लेकिन अभी तक वो पासबुक में जमा नहीं हुआ। तो हम तो पॉजिटिव दवाई खा के बैठे हैं, लेकिन पासबुक को तो ये पॉजिटिविटी मिली नहीं है। चूंकि पासबुक को ये पॉजिटिविटी नहीं मिली है अतः वहाँ ओवरड्राफ्ट रिलेटिवली ज़्यादा होगा। यहाँ पे जब आप फुल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में ये बात लिख दी जाती है, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ लिख दिया जाता है चेक क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। यहाँ आपको वो लिखने करने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्लस माइनस पे फोकस करना है। 400 रुपये चूंकि पासबुक में जमा नहीं हुआ है
तो या तो मैं यूँ बोलूँगा कि पासबुक में बैलेंस कम होगा, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो मेरी लैंग्वेज होगी वहाँ 400 रुपये का ओवरड्राफ्ट ज़्यादा चल रहा होगा। तो कुल मिला के ये प्लस माइनस करने के बाद 2125 में पहुँचोगे। यानी हम को बस ये देखना चाहता है कि हमारी ये समझ डेवलप हो गई है क्या कि जिस समय कैशबुक का ओवरड्राफ्ट 2000 है तो उस समय पासबुक का ओवरड्राफ्ट 2125 रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट। आराम से आप कुछ थ्योरी क्वेश्चन बीच बीच में मैंने थ्योरी क्वेश्चन डाले ताकि आप राहत का सांस लो, क्या पता सर ऐसा ही आ जावे, हमें तो नहीं समझ में आ रहा वो। एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है कैशबुक के बैंक कॉलम द्वारा दिखाए गए शेष और पासबुक द्वारा दिखाए गए शेष के बीच के अंतर के कारणों को स्थापित करने के लिए। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैश नकदी शेष और पासबुक के शेष के बीच के अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये बी गलत हो गया तो फिर ये भी गलत हो गया और ए सही है तो डी नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझिए कि BRS आप क्यों बनाते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो मान लीजिए एक मैं हूं और मेरे दो दोस्त हैं, एक S है और एक N है, उनके बीच में झगड़ा हो गया है तो अपन जैसे मैं मीडिएटर हूं तो मैं उनका बीच में मिलान कराऊंगा कि अच्छा बता तू क्या बोल रहा है, और इससे पूछेंगे तू क्या बोल रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से बैंक रिकन्सिलेशन के माध्यम से हम किसके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। हमारी जो कैशबुक है उसमें 2 कॉलम होते हैं। मैंने शुरू में बोला हम कैश कॉलम के बारे में बात नहीं कर रहे। हमारी कैशबुक का जो बैंक कॉलम होता है वो हमें बैंक बैलेंस के बारे में बताता है, कभी कभी बैंक को ओवरड्राफ्ट के बारे में बताता है। तो वो जो कह रहा है और जो हमारी पासबुक कह लो या बैंक स्टेटमेंट कह लो, वो जो कह रही है वो दोनों बराबर बैलेंस होना चाहिए। हम जितना हम कहें हमारे खाते में 70,000 जमा है तो बैंक वाले भी बोलना चाहिए हाँ भाई आपके खाते में 70,000 जमा है। पर अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो वो डिफरेंस क्यों है, वो डिफरेंस क्या है, उसको रिकंसाइल करने के लिए BRS बनाया जाता है। तो इसने बिल्कुल सही लिखा था कि कैशबुक का जो बैंक कॉलम है और पासबुक जो बैलेंस दिखा रही है उसके बीच में रिकंसिलिएशन करने के लिए BRS बनाया जाता है। ए सही है। बाकी रहा कैशबुक का कैश कॉलम, तो हमारा कैश कॉलम बताता है कि भाई हमारे पास मान लो 1 लाख रुपए आया, 60,000 रुपये गया, 40,000 रुपये कैश इन हैंड है। तो इसका तो BRS से कोई लेना देना नहीं है। कैश की माया तो अपने पास ही है, उसमें तो बैंक का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज, मैं बहुत सिंपल पूछता हूँ आपसे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है। 2 ही लोग हैं, या तो हम हैं, हम यानी बैंक के कस्टमर, या बैंक। कौन बनाता है? तो BRS हमेशा कस्टमर द्वारा बनाया जाता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मान लीजिए हम मिस्टर गोविंद के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो मिस्टर गोविंद की जो कैशबुक है उस कैशबुक का जो बैंक कॉलम है, और मिस्टर गोविंद का मान लीजिए ICICI बैंक में अकाउंट है, तो जैसे इनका ये कहना है कि हमारे अकाउंट में 80,000 रुपये है और बैंक वाला कह रहा है कि नहीं आपके अकाउंट में 75,000 रुपये है, तो ये 5,000 का अंतर क्यों है? अंतर को मैं इससे दिखा रहा हूँ। ये 5,000 का अंतर क्यों है उसकी जानकारी के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएगा कौन? व्यापारी। ऑब्वियस सी बात है, व्यापारी या व्यापारी का लेखाकार। बैंक को तो जो सिचुएशन है बैंक तो बोल देता है अब तुम जानो, तुम देख लो कि तुम्हारे अंतर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो BRS ये पासबुक का पार्ट है? नहीं। ये बैंक द्वारा तैयार किया जाता है? नहीं। ये कैश कॉलम से रिलेटेड आइटम है? नहीं। ये एक ऐसी चीज है, नाम देखो ना, बैंक रिकन्सिलिएशन अकाउंट नहीं होता, जनरली स्टेटमेंट होता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर ऑफ द बैंक। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस इन द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैशबुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ। ये एक बहुत बुनियादी क्वेश्चन है, हालांकि इसके फुल वीडियो लेक्चर्स तो हमारे ऐप पे अंदर हैं, बट अभी के लिए भाई बात ये है ना कि आपके दिमाग में ये आएगा अगर आपने टॉपिक नहीं सुना हो कि यार कैशबुक
का जो बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है उनमें अंतर आएगा ही क्यों? मतलब मेरे जो दो दोस्त हैं सुनील और निशांत, उनकी लड़ाई होगी ही क्यों? क्यों होगी? ठीक है, तो चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, अगर हम कस्टमर मतलब सप्लायर को, अगर हम सप्लायर को चेक देवें और वो चेक को प्रेजेंट कर दे, मतलब पेमेंट उठा ले, तो डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, डेल्टा क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमने चेक दिया, हमने एंट्री कर ली, बैंक में भी उसने पैसा उठा लिया तो पासबुक में भी एंट्री हो गई, हमारे भी कट गए, वहां से भी कट गए, तो फिर डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन चेक अगर हमने इशू किया वो डिसऑनर हो गया। देखो, अगर हमने चेक इशू किया तो इसका मतलब है हमारी कैश बुक में से पैसा माइनस हो गया। जैसे ही हम किसी को चेक देते हैं, अपन उसकी एंट्री पास कर देते हैं एक्स टू बैंक, एक्स को चेक दिया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो बंदा, प्रॉब्लम कब होती है, या तो वो पैसा लेने पहुंचे ही नहीं, या वो पैसा लेने पहुंचे लेकिन उसको पैसा नहीं मिले, वो चेक डिसऑनर हो जाए। तो इसका मतलब है पासबुक में से पैसा नहीं कटा, कैश बुक में से पैसा कट गया लेकिन पासबुक में से पैसा नहीं कटा, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया। तो दिस विल बी अ रीजन फॉर बीआरएस डिफरेंस, ये बीआरएस के लिए डिफरेंस का रीजन बनेगा। इसी तरह से चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, हमारा एक कस्टमर है रवि, रवि से हमें चेक मिला, आज तारीख है मान लीजिए 4 नवंबर, बैंक टू रवि। जैसे ही हमें चेक मिलता है, चेक को हम बैंक में भिजवाते हैं, हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए 4 तारीख को छुट्टी आ गई, कोई यहाँ पे मेला होता है उसकी छुट्टी आ गई, 5 तारीख को मान लीजिए गुरु नानक जयंती होती है उसकी छुट्टी आ गई। तो अगर इन 2 दिनों में आप बैलेंस पता करने की कोशिश करोगे तो पासबुक में पैसा जमा नहीं हुआ, तो ये भी आपका बीआरएस का डिफरेंस रीजन बनेगा। जी हाँ, तो ये डी इसका आंसर होगा, ये दोनों के दोनों रीजन बनेंगे फॉर द डिफरेंस। ठीक है, चलिए बने रहिए। वापस से अब तो एक आध क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिकल। व्हेन ड्राइंग अप अ बीआरएस, शॉर्ट में जब आप एक बीआरएस बना रहे हो और अगर आप स्टार्ट करते हो विद द डेबिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक एक तरह से, और डीआर बैलेंस मतलब पासबुक, डीआर बोले तो मतलब नेगेटिव, द अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी, ओके आराम से आप समझना, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही डिसाइसिव होता है। अच्छा, आपकी क्या हालत चल रही है? डीआर एज पर पासबुक, कैश बुक डीआर बताए तो वो अच्छी बात है, फेवरेबल बात है, लेकिन पासबुक डीआर बताए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कह सकता हूं, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। अब आपको क्या जानना है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, आपको ये जानना है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इसको जानने के लिए या तो प्लस होगा या माइनस होगा। एक अपन अमाउंट ले लेते हैं 5,000, 5,000 के चेक हैं अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड का मतलब समझ लो, हमने किसी को 5,000 का चेक दिया, हमने उसकी एंट्री कर दी, लेकिन उसने पासबुक में से पैसा नहीं उठाया, अब समझना, चूंकि कैश बुक एंट्री कर चुकी है, कैश बुक एक नेगेटिव एंट्री कर चुकी है, आपको यह भी समझना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से समझ लो। क्वेश्चन में पासबुक ओवरड्राफ्ट से हम स्टार्ट हैं, कैश बुक की तरफ हम जाना चाहते हैं, या कैश बुक का बैलेंस जानना चाहते हैं। ओके, तो हमें कैश बुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। सो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था कि हमने 5,000 के चेक दिए थे, हमने उसकी जो एंट्री करी उसको मैं बोलूँगा कि कैश बुक ने एक नेगेटिव एंट्री करी। इसका मतलब है कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा होगा, अगर मैं अब बताऊं कि पासबुक का ओवरड्राफ्ट बाय द वे 60,000 चल रहा है, तो चूंकि एक नेगेटिव एंट्री कैश बुक में हो रखी है, इसलिए कैश बुक में ओवरड्राफ्ट ज़्यादा राशि का होगा। अब ज़्यादा राशि में पहुंचने के लिए हमने जो किया वो किया प्लस, तो उसको बोलेंगे जोड़ा जाएगा, एडेड, तो जोड़ा जाएगा, ठीक है, जोड़ा जाएगा। तो आप इसको कहीं से भी रट नहीं सकते कि जैसे बहुत बचपन में मुझे याद है, मैं 11th क्लास में आया
मुझे टॉपिक समझ में नहीं आता। फिर एक सीनियर भैया के पास गया तो उसने तो पता नहीं ये वाला नियम बताया, काजू खा। मैंने कहा सर ये काजू खा क्या होता है? तो उसने बताया का मतलब काटे, चेक काटे, जू मतलब हमने चेक जमा कराए, खा मतलब खर्चे, और आ मतलब आए। फिर उसने रटा दिया, इसको माइनस करने का नहीं इसको प्लस करने का, इसको माइनस करने का ना इसको प्लस करने का, विदाउट एनी लॉजिक। तो कभी तो किसी क्वेश्चन में बैठ जाता, किसी क्वेश्चन में बैठ ही नहीं जाता। मैं काजू ही नहीं खा पा रहा था। तो आप भी काजू नहीं खा पाओगे, आपको माथा लगाना ही पड़ेगा, जैसे मैं लगा रहा हूँ या ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट। When the balance as per passbook is the starting point, direct payment made by the bank will be, okay, आराम से। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक। आपके पास इसने ओवरड्राफ्ट नहीं बोला है, बैलेंस एज पर पासबुक। आप भले मनगढ़ंत रूप से समझने के लिए अमाउंट ले लो, जैसे 60,000 का बैलेंस है पासबुक के हिसाब से, तो आप ये जानना चाहते हो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, ये आप जानना चाहते हो। ये क्वेश्चन मार्क हो रखा है। हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। क्या बैंक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जैसे मैंने बैंक को, एक वर्ड होता है ना ऑटो डेबिट, सुना होगा तुमने। हमने जैसे मान लो मैंने एक बाइक ले रखी है और उस बाइक की मेरी इंस्टॉलमेंट आती है 5,000 की। मैंने बैंक को कह रखा है कि चूंकि मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता, फालतू किस्त बाउंस नहीं हो जावे, तो मैंने उनको कह रखा है कि इस तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को ये 5,000 रुपये काट लिया करो। अब डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक तो उसकी अकाउंटिंग कर लेगा। यानी एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक, है ना। समझना यही होता है कि किसने एंट्री कर ली, कौन एंट्री करने से चूक गया। चूंकि ये डायरेक्ट पेमेंट बैंक ने किया है तो सबसे पहले बैंक को ही इसके बारे में पता चलेगा, और बैंक आपके खाते में से 5,000 रुपये काट देगा। और मज़ेदार बात यह है कि कैश बुक को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम तो हमारी दुनिया में मस्त हैं, पढ़ने पढ़ाने में मस्त हैं। ओके, अब ये समझ लेने के बाद भी प्लस करना माइनस करने के लिए आपको यहाँ वापस क्वेश्चन में देखना पड़ता है। तो क्या जानना चाहता है कि कैश बुक में क्या हाल है? तो कैश बुक ज़्यादा मज़े में होगी। कि सर मज़े में क्यों होगी? क्योंकि 5,000 रुपये का पेमेंट पासबुक में से हुआ है, पासबुक ने नेगेटिव एंट्री की है, पर कैश बुक में से तो वो नेगेटिव एंट्री हुई नहीं है, तो वो तो सुपर पॉजिटिव है। वो सुपर पॉजिटिव है तो वहाँ पे जो आप बैलेंस देखोगे वो नॉर्मल से यानी पासबुक से आपको ज़्यादा दिखाई देगा। वाई ऐसा होगा? ऐसा क्यों होगा? जैसे कोई बच्चा कोई लॉजिक नहीं लगाता या अधूरा लॉजिक लगाता है, वो क्या बोलता है, सर 5,000 बैंक से कट गया ना, वो तो माइनस होगा ना। माइनस होगा नहीं, माइनस हो चुका है। पासबुक में से तो 5,000 रुपये कट चुका है। समझने वाली बात यह है कि कैश बुक में से वो पैसा अभी तक नहीं कटा है। कैश बुक नशे में है, वहां से पैसा नहीं कटा है, तो वहां पे बैलेंस क्या होगा? वहां बैलेंस डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए तुमने क्या किया? प्लस किया। तो बीआरएस बनाते समय जोड़ा जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्टार्टिंग पॉइंट के देखते हुए एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 5,000 रुपये जोड़ना होगा। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट। पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द। अब अपन एक बिल्कुल आम बात करते हैं, पासबुक क्या होती है। उससे पहले मैं आपको जनरल बात बताता हूँ। सपोज ये व्यक्ति है, मान लो मैं हूँ, मुझे बैंक में अकाउंट ओपन करना है। मैं बैंक में गया, वहाँ पे मैंने 20,000 रुपये जमा कराए। 20,000 रुपये जमा करते ही सबसे पहले मैं वहाँ पे एक स्लिप भरूंगा जिसको डिपॉजिट स्लिप बोलेंगे। ठीक है, वो मुझे वहाँ से एक किट दे देंगे। उस किट के अंदर एटीएम कार्ड होगा, एक चेकबुक होगी और एक पासबुक होगी। ये उन्होंने मेरे को किट पकड़ा दिया, पासवर्ड वगैरह दे दिए। ठीक है, अब मैं जब भी बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करूंगा तो मैं मेरी कैश बुक में एंट्री करता रहूँगा। बैंक में पैसे जमा कराए, निकले, खाते में आए गए, चलता रहेगा चलता रहेगा। अच्छा, बीच बीच में मैं क्या करूँगा, मेरी पासबुक को बैंक वालों के पास ले जाऊँगा। पुराने ज़माने में तो क्या होता था, पासबुक आप बैंक में जाके दो काउंटर पे, तो जो वहाँ पे बंदा बैठा होता था, कैशियर वगैरह, वो बंदा अपने हाथों से उसके अंदर एंट्री करता था। ठीक है, आजकल कंप्यूटर है तो वो सिंपली आपकी पासबुक को प्रिंटर में डालेगा और खट 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 उस पर एंट्री छप के आ जाएंगी। उससे भी बढ़िया आजकल तो एटीएम के साथ ही एक पासबुक प्रिंटिंग मशीन होती है, आप उसके अंदर पासबुक डाल दो,
डेट वगैरह कमांड सेट कर दो तो वो आपकी पासबुक को प्रिंट कर दे देता है। तो पासबुक क्या है? पासबुक बेसिकली मिरर इमेज है। सर मिरर इमेज मतलब आप जब आईने में देखते हो, आईने में देखते हो तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। वैसे ही पासबुक के थ्रू बैंक ये बताता है कि आपके अकाउंट का हमारे यहाँ क्या हाल चल रहा है। यानी अगर आपकी पासबुक 70,000 का बैलेंस दिखा रही है तो इसका मतलब बैंक बैलेंस, ये बैंक वाले ये कह रहे हैं कि कस्टमर आपके हमारे यहाँ 70,000 रुपये पड़े हैं। वो 70,000 के बैलेंस तक वो कैसे पहुँचे, वो पासबुक के थ्रू बताते हैं। तो पासबुक एक तरह से ग्राहक के खाते की नकल होती है। कस्टमर, जैसे मेरा नाम विश्वजीत है तो वहाँ पे बैंक वालों के पास विश्वजीत अकाउंट होगा, विश्वजीत अकाउंट होगा। तो वो अकाउंट का लेजर पन्ने का फोटोकॉपी नहीं देते, उसको वो पासबुक के थ्रू हमें बताते हैं। तो पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट विद द बैंक। तो पासबुक क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां जिसमें कस्टमर का अकाउंट है, और ये कौन मेंटेन करता है? पासबुक में, पासबुक को मेंटेन करता है बैंक। ऑल दो वो पासबुक हमारे पास होती है, पर पासबुक में एंट्री हम नहीं चढ़ाते, हमारे हाथों से लिखे हुए की कोई वैलिडिटी नहीं है, बैंक वाले ही लिखते हैं। पासबुक इज मेंटेन्ड बाय द बैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। और वही पासबुक जब हम लेके आते हैं उसके बाद हमें बीआरएस बनाने की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर हमारा बैलेंस मिलान हो रहा है तो दैट्स ओके, नहीं हो रहा तो फिर बीआरएस बनता है। स्टार्टेड विद द कैश बुक बैलेंस, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट बाय द बैंक इज। अब आपके पास ने स्टार्ट कहाँ से किया? कैश बुक बैलेंस से। तो इसको मैं बोलूँगा बैलेंस एज पर कैश बुक। थोड़ा सा प्रिसाइज लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसको बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए 50,000। और अब आप क्या जानना चाहते हैं? अब आप जानना चाहते हैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट काटा है। इंटरेस्ट काटा है सर, कैसे पता लगा? क्योंकि ओवरड्राफ्ट का ब्याज बैंक काटेगा। सपोज 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का ब्याज अगर बैंक ने काटा है, हमें इस बारे में पता नहीं है। पासबुक ने 2,000 रुपये हमारे खाते में से काटे हैं, कैश बुक को इस बारे में नहीं पता है। चूंकि पासबुक में 2,000 रुपये कट गए हैं तो वहाँ पे जो बैलेंस होगा वो 2,000 कम होगा। हमारे हिसाब से 50,000 इसलिए है बिकॉज हमें ओवरड्राफ्ट के ब्याज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पर बैंक को तो पता है। वहाँ तो महीना पूरा होते ही उन्होंने ब्याज काट दिया, ब्याज काट दिया, तो वहाँ पे जो बैलेंस होगा वो कम होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो यही इस चीज़ में हमें यही पता करना है कि यहाँ हाल ये है, हमारा हाल ये है, तो तेरा हाल क्या होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमारा दिल तो दुख ही नहीं रहा क्योंकि हमें इस बारे में पता ही नहीं है, पर उसका दिल दुख रहा है क्योंकि वहाँ तो 2,000 कट गए। तो पासबुक में वहाँ पे बैलेंस 2,000 कम होगा तो घटाया जाता है, विल बी सबट्रैक्टेड। बस यही है स्टार्टिंग पॉइंट। रीजन ऑफ डिफरेंस, डू द प्लस माइनस, सिंपल सिंपल। एक बार फंडा क्लियर हो गया, आपको मज़ा आ जाएगा इस टॉपिक में। 2, 4, 5 जितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप आराम से लगा पाओगे। An amount of 5,000 rupee is debited. Okay. An amount of 5,000 is debited twice in the bank column of the cash book. हमारी जो कैश बुक है उसमें जो बैंक कॉलम है उसमें हमने 5,000 को 2 बार डेबिट कर दिया। When credit balance as per the passbook is taken as the starting point, what will be done? आराम से अपन जो बना रहे हैं समझने के लिए वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? CR बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक इस बार फेवरेबल है, पासबुक हमारे हक में बता रही है। अमाउंट नहीं लिखा, मैं समझने के लिए 60,000 लिख देता हूँ। पासबुक के हिसाब से 60,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा है, विच इज़ वेरी गुड। अब आपने क्या किया वो भी सुन लो, और ये भी कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। CR बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो आप DR बैलेंस एज पर कैश बुक जानना चाहते हो, क्योंकि पासबुक और कैश बुक आपस में अपोजिट बिहेव करते हैं। तो पासबुक CR बता रही है तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैश बुक कितना बैलेंस बता रही होगी। इन्होंने बताया है खुद ने। क्या होता है जब कैश बुक और पासबुक अलग अलग शेष दिखाती है तो अकाउंटेंट बहुत ध्यान से चेक करता है कि यार ये अंतर क्यों आया।
वो कैश बुक की एक एक एंट्री को देखेगा, पासबुक की एक एक एंट्री को देखेगा और समझने की कोशिश करेगा। उस समझने के दौरान उसने देखा कि एक 5,000 का अमाउंट था और वो हमने कैश बुक में 2 बार डेबिट कर दिया। मतलब जैसे कैश बुक है, कैश बुक में कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है। मान लीजिए हमें रवि से चेक मिला, रवि से हमें चेक मिला, ये एंट्री कर दी और फिर एक बार एंट्री कर दी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ होगा। ये ना बहुत हद तक इतना वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा क्राइम के जैसे है कि आपको एक पुलिस वाले की तरह समझना पड़ता है कि क्राइम सीन पे क्या घटित हुआ होगा। ये आपने वहाँ पे एक सीन को रिक्रिएट किया, जैसे मैंने यहाँ सीन रिक्रिएट किया कि हमें रवि से चेक मिला एक बार, तो एक बार तो हमें लिखना ही था, दूसरी बार हमने क्या किया, अननेसेसरी लिख दिया। अब इससे क्या हुआ, ये किस तरह की एंट्री है, पॉजिटिव या नेगेटिव? हमने कैश बुक में पॉजिटिव एंट्री कर दी, कैश बुक में पॉजिटिव एंट्री कर दी, गलती से ही सही पॉजिटिव एंट्री कर दी, तो वहाँ पे आपको जो बैलेंस है वो ज़्यादा दिखाई देगा। अगर आपको पासबुक 60,000 का दिखा रही है बैलेंस, तो आपकी इस गलती से कैश बुक में 65,000 दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज यू हैव एन एक्स्ट्रा एंट्री, ऑल्दो अननेसेसरी बट देयर इज एन एंट्री 5,000 रुपी। ठीक है, तो ये 5,000 रुपये के वो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आपको 5,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा टू बैलेंस एज पर द पासबुक। आपका पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस है ना, सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं, ये सही है। पासबुक के अनुसार जो शेष राशि है उसमें आपको 5,000 रुपये जोड़ना होगा, सो दैट यू विल गेट द बैलेंस एज पर द कैश बुक। इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक मीन्स। तो मैं एक बार के लिए आपको क्लियर कर देता हूं कि फेवरेबल बैलेंस क्या है। तो अगर हमारा पैसा, मेरा नाम वी है और मेरा आईसीआई में अकाउंट है, तो अगर 70,000 रुपये का बैलेंस मेरा आईसीआई में पड़ा है तो ये फेवरेबल बैलेंस है। तो इस चीज़ को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, डी आर बैलेंस एज पर कैश बुक, डी आर बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या सी आर बैलेंस एज पर पासबुक। ये जो है ना, ये जो है, ये फेवरेबल वर्ड्स हैं, ये फेवरेबल वर्ड्स हैं, डी आर बैलेंस एज पर कैश बुक या सी आर बैलेंस एज पर पासबुक। तो अब आपको अगर ये अच्छे समझ में आ गया, तो अनफेवरेबल क्या है, अनफेवरेबल के लिए आपको 3 वर्ड याद करने हैं। पहला, सी आर बैलेंस एज पर कैश बुक, ये अनफेवरेबल है। डी आर बैलेंस एज पर पासबुक, ये अनफेवरेबल है। या आप ये कह दो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, फिर भले आगे कैश बुक बोलो या पासबुक बोलो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट तो अपने आप में अनफेवरेबल ही है। तो अब अच्छा अब इसको मैंने समझाया, इसको भूल जाओ, इधर आ जाओ। अगर पासबुक डी आर बैलेंस बताती है तो ये क्या है, अनफेवरेबल। पासबुक क्रेडिट बैलेंस बताती है तो ये क्या है, फेवरेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, अनफेवरेबल। इसने हमसे क्या पूछा है, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कहाँ कहाँ आया, ए में आया, सी में आया, तो इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बैंक में नकद राशि जैसा कि कैश बुक में दर्शाया गया है 75,000 रुपये है। चेक जारी किया गया लेकिन प्रस्तुत नहीं किया गया 5,000 का है। चेक बैंक में भुगतान किया गया लेकिन अभी तक जमा नहीं किया गया 1,900 रुपये का है। और बैंक शुल्क अभी तक कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया है, ऐसा 100 रुपया है। तो बताओ पासबुक के अनुसार शेष राशि ज्ञात करें। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है 75,000 रुपये। 75,000 रुपये क्या है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो पासबुक में बैलेंस क्या होगा, ये है हमारा यक्ष प्रश्न जिसको हम जानना चाहते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं। फर्स्ट ये है कि हमने 5,000 का चेक दिया, 5,000 का चेक हमने दिया, पर जिसको दिया उसने पैसा नहीं उठाया। इसका मतलब ये है कैश बुक ने नेगेटिव एंट्री कर दी है।
ठीक है। अब मुझे हमेशा इसकी तरफ देखना होता है कि तू बता तू क्या चाहता है या इसका क्या हाल होगा। अब आप समझना, 5,000 की एंट्री कैश बुक में नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन पासबुक में वो एंट्री नेगेटिव अभी तक नहीं हुई है, तो पासबुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस। चूंकि कैश बुक में एक नेगेटिव एंट्री पास हो चुकी है, वहां पे 5,000 निकल चुका है, लेकिन पासबुक में से अभी तक वो 5,000 आउट नहीं हुआ है, तो पासबुक विल बी शोइंग अ हायर बैलेंस। तो ये वाला 5,000 रुपये जोड़ा जाएगा। ठीक है। सेकंड, 1,900 रुपये के चेक, 1,900 रुपये के चेक हमने बैंक में जमा कराए, लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं हुए। इसका मतलब है कैश बुक ने 1,900 रुपये की पॉजिटिव एंट्री पास कर दी है, पर वो पॉजिटिव एंट्री अभी तक पासबुक में नहीं हुई है, तो पासबुक में अभी 1,900 रुपये जमा हुए ही नहीं है, यानी वहां पे 1,900 रुपये रिलेटिवली कम होंगे। कैश बुक ने पॉजिटिव एंट्री, ये जो आप बैलेंस देख रहे हो ये इस पॉजिटिव एंट्री के बाद है, पर पासबुक में ये पॉजिटिविटी नहीं है। इसके अलावा 100 रुपये का बैंक शुल्क है, जिसके बारे में कैश बुक को पता नहीं है। इसका मतलब है 100 रुपये मान लीजिए मंथली बैंक काटता है और 100 रुपये आपके खाते में से कट गए हैं। एक नेगेटिव एंट्री के बारे में कैश बुक को पता नहीं है, परंतु पासबुक को पता है। पासबुक में 100 रुपये ये भी कट गए होंगे। ठीक है, पासबुक में ये भी कट गए होंगे, तो 75 और 5 80, 80 में से 2 गए 78,000। तो मेरा ये कहने का मतलब है, रियल लाइफ में तो पता है क्या होता है, रियल लाइफ बता रहा हूँ। रियल लाइफ में ये हुआ कि हमने अकाउंटेंट को बुलाया, उसने कहा सर अपने अकाउंट में 75,000 रुपये पड़े हैं। फिर मैंने क्लर्क को भेजा, मैंने कहा ले भाई जा बैंक से स्टेटमेंट लेके आया या पासबुक को अपडेट करवा के आया, तो वो आया, उसने कहा सर 78,000 रुपये है। तो फिर मैंने वापस अकाउंटेंट को बुलाया और उसको बोला कि मुनीम जी आप तो कह रहे थे 75 है, वो कह रहे हैं 78 है, दोनों में 3,000 का अंतर है, बताओ अंतर क्यों है, शाम तक बता देना। तो शाम तक फिर क्या होगा, वो कैश बुक की एक एक एंट्री को पासबुक की एक एक एंट्री से मिलाएगा और फिर शाम को इन 3 रीज़न के साथ वो आएगा कि सर एक तो वो जो अपन ने 5,000 का चेक दिया था पार्टी ने पैसा नहीं उठाया, एक वो जो 1,900 रुपये का चेक अपन ने जमा कराया था वो अभी तक जमा नहीं हुआ, और बैंक ने सर 100 रुपये काट लिए। मतलब वो मुनीम जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, ना कोई गलती वलती है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। क्योंकि 5,000 रुपये आज नहीं तो कल वो उठा ही लेगा, 1,900 रुपये आज नहीं तो कल जमा हो ही जाएंगे, और 100 रुपये की एंट्री में थोड़ी देर में करके आ ही जाऊँगा। तो ये जो बीच के अंतर है ना, वो बताते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्यों है ना। उसके बाद ठीक है, तो बस ये आपका 78,000 रुपये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज टेकन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक से आपने स्टार्ट किया, सपोज 80,000, तो अब आप जानना चाहोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और हुआ क्या था, 5,000 रुपये बैंक ने ब्याज दिया, 5,000 रुपये बैंक ने ब्याज दिया। इसका मतलब है बैंक में एक पॉजिटिव एंट्री हो चुकी है, जैसे यहाँ लिखा है सीबी और यहाँ लिखा है पीबी। तो पासबुक में 5,000 रुपये की पॉजिटिव एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में अभी तक ये एंट्री नहीं हुई है। चूंकि कैश बुक में ये पॉजिटिव एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक में जो बैलेंस होगा वो कम होगा। आपकी भले ही पासबुक 80,000 रुपये पे खड़ी है, और एक बात और भी समझो, ये ट्रांजैक्शन पास्ट टेंस में चलते हैं, ये ट्रांजैक्शन हो चुका है, ये ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, पर कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। चूंकि कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस 5,000 कम होगा, तो घटाया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा घटाया जाएगा। बीआरएस बनाते समय इस पॉइंट को घटाया जाएगा टू गेट द बैलेंस एज पर द कैश बुक, बिकॉज दिस बैलेंस इज गिवन एंड वी वांट टू गेट दिस बैलेंस। टू रीच दिस बैलेंस दिस 5,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड, घटाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक मीन्स। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल यही है कि कैश बुक जो है वो सीआर बैलेंस दिखा रही हो। क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, तो ये तो पॉजिटिव शेष है, ये तो फेवरेबल है बात। और
क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, यस ये अनफेवरेबल है। हमारी जो कैश बुक है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, वो बैंक कॉलम अगर सी आर शेष दिखाता है तो दिस इज सिंपली अनफेवरेबल। और डी आर बैलेंस एज पर द पासबुक, ये भी अनफेवरेबल है। और अनफेवरेबल का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट मतलब ये दोनों, तो इसका आंसर डी आएगा। बी और सी कहने के तरीके हैं, पर ये नेगेटिव बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद पासबुक में 5,000 रुपये दिखाए गए थे, लेकिन कैश बुक में एक अलग बैलेंस दिखाया गया था। अंतर के कारण का विश्लेषण करते समय यह देखा गया कि रोकड़ बही के डीआर पक्ष का कुल योग 190 रुपये के बजाय 1900 रुपये के रूप में अगले पृष्ठ पर अग्रेषित किया गया था। रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि क्या होगी? सबसे पहले आप 5,000 रुपये से शुरू हुए। बैलेंस एस पर पासबुक 5,000 रुपये, ये वो है जो बैंक कह रहा है, और हमारा कैश बुक क्या कह रहा है ये जानना चाहते हैं। हुआ ये था, जब एनालिसिस हो रहा था तो हमने पाया कि कैश बुक में डीआर साइड में 190 रुपये के जगह 1900 रुपये हमने लिख दिए। यूँ समझो ये हमारी कैश बुक है। कैश बुक के हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, हमें लिखने थे 190 रुपये, पर बाय मिस्टेक हमने लिख दिए 1900 रुपये। और ये मिस्टेक किस तरफ हुई है? डी आर साइड में। आपको पता होगा डी आर साइड को हम एक तरह से रिसिप्ट साइड कहते हैं, क्योंकि इस तरफ हमारे पास अकाउंट में पैसा आता है, यानी गलती से होता है ना। जैसे अपने को मान लीजिए कमीशन मिला 190 रुपये, लेकिन वो हमने रिकॉर्ड कर दिया इस तरह से, तो हमने मतलब 1710 रुपये से फेक मतलब झूठा पॉजिटिव एंट्री कर दिया। 190 रुपये की जगह 1900 रुपये लिखना, यानी जितना लिखना था उससे हमने 1710 रुपये फालतू लिख दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, इस फालतू एंट्री की वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस 1710 रुपये फालतू रहा होगा। जिस समय पासबुक में 5,000 का अमाउंट दिखाई दे रहा होगा, कैश बुक में उस फेक एंट्री की वजह से, उस गलत झूठी एंट्री की वजह से एक जीरो फालतू लग जाने की वजह से 6,710 रुपये दिखाई दे रहा होगा। यस, इसका आंसर बी रहेगा। इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है जी, चलिए ओके। नेक्स्ट, सही कथन पहचानिए। खाता धारक मतलब अकाउंट होल्डर द्वारा चेक जारी करके भुगतान किया। जैसे मान लीजिए मैं अकाउंट होल्डर हूं और मैंने चेक काट के भुगतान किया, इसे दर्ज किया जाता है पासबुक में चेक जारी करते समय। ओके, अपन सिंपल समझो। सपोज करो मेरे पास एक लड़का है देव, है ना। मैंने उसको 12,000 रुपये का चेक दिया। आप समझना कौन कब एंट्री करता है। कैश बुक में तो एंट्री होती है चेक जारी करते समय। जैसे ही हम किसी को चेक देते हैं, जैसे मान लो मैंने उसको 6 नवंबर को चेक दिया, तो इसमें तो मैं एंट्री करूंगा 6 नवंबर को, और उसने वो पैसा मान लीजिए 8 नवंबर को उठाया, तो पासबुक में एंट्री होती है चेक को जब वो प्रस्तुत करेगा भुगतान के लिए प्रस्तुत करेगा उस समय। ठीक है, तो अब ये लाइन आप बताओ सही है कि नहीं है। पासबुक में चेक जारी करते समय एंट्री होती है तो गलत है। हो भी कैसे सकती है? बैंक को कैसे सपना आएगा मैंने किसी को चेक दिया है? क्या मैं हर बार चेक काट के बैंक को फ़ोन करता हूँ? तो पासबुक में कभी भी चेक को जारी करते समय एंट्री नहीं होती। ये कथन गलत लिखा है। कैश बुक में भुगतान के लिए बैंक को चेक प्रस्तुत करते समय, ये भी गलत लिखा है। कैश बुक में एंट्री तभी हो जाती है जब हम चेक जारी करते हैं। कैश बुक में एंट्री तभी हो जाती है, न कि कैश बुक में एंट्री तब होती है जब देव पैसे लेने के लिए बैंक में पहुंच जाएगा। नहीं, ठीक है। हम अपनी अपनी सहूलियत से एंट्री करते हैं। हम जब चेक देंगे हम तब एंट्री करेंगे, और बैंक वाले जब वो पेमेंट लेने पहुंचेगा तब एंट्री करेंगे, सिंपल। तो ये कथन भी गलत हो गया। पासबुक में भुगतान के लिए बैंक को चेक प्रस्तुत करते समय, बिल्कुल सही, ये कथन बिल्कुल सही लिखा है कि पासबुक में एंट्री तब होती है जब भुगतान के लिए चेक को बैंक में प्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक आपको प्रैक्टिकल रियल टाइम नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि
चेक की एंट्री कब कौन करता है, किस मौके पे करता है और टाइमिंग डिफरेंस क्यों होता है? तो पासबुक में एंट्री तब होती है जब चेक को पेमेंट के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष फेवरेबल बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो बैंक द्वारा फर्म के खाते में गलत डेबिट की गई राशि को बीआरएस बनाते समय क्या किया जाएगा? तो आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आप क्वेश्चन देखिए, कैश बुक के अनुसार चल रहे हैं और कैश बुक के अनुसार पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ओवरड्राफ्ट के अंदर आपको ओवरड्राफ्ट लिखने की जरूरत पड़ती है, बाकी तो ये जो लिखा हुआ है वो नॉर्मल बैलेंस है। मान लीजिए 70,000 रुपये। बैलेंस एज पर कैश बुक हमें पता है और बैलेंस एज पर पासबुक का हमें अंदाज़ा लगाना है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि बैंक ने फर्म के खाते में गलती से मान लीजिए 2,000 रुपये काटे हैं। कि सर काटे हैं कहाँ लिखा है? ये डेबिट करना, बैंक का डेबिट करना बहुत जानलेवा होता है, जानलेवा है। आपके पास कभी मैसेज आए ना, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय इतना अमाउंट, तो दिल पकड़ के बैठ जाओ, उतना पैसा कट गया है। तो 2,000 रुपये बैंक ने सालों ने पता नहीं क्यों गलती से हमारे खाते में काटा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव एंट्री हुई है, कहाँ हुई है? पासबुक में हुई है। हमें तो इस बारे में नहीं पता, पर बैंक को तो पता है। गलती से ही सही, गलती से ही सही उन्होंने हमारे खाते में से पैसा काटा है, तो वहाँ पे जो बैलेंस दिखेगा वो रिलेटिवली कम होगा। ठीक है, नहीं कटना चाहिए, हम उनसे झगड़ा करेंगे, वो सब बात की बात है। आज की तारीख में स्थिति क्या होगी वो समझो। चूंकि बैंक ने आपके खाते में गलत तरीके से पैसा काटा है तो वहाँ पे आपको कटावा शेष, बचावा शेष दिखाई देगा जो कि इससे कम होगा। यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, घटाया जाएगा, डिडक्टेड, सब्ट्रैक्टेड, डिक्रीज्ड, इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। When overdraft as per the passbook is the starting point, bank charges of 100 rupee recorded twice in the cash book will be. Okay. Overdraft as per passbook. पासबुक के हिसाब से हमारी हालत ख़राब है। सपोज करो 20,000, किसा नेगेटिव लिख दूँ? मैंने कहा ना, ओवरड्राफ्ट वर्ड नेगेटिविटी को बता रहा है कि ये आपको गिवन है और अब आपको सोचना है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। नेगेटिव हम कितना चल रहे हैं ये हमें सोचना है। अब पॉइंट क्या है? 100 रुपये के चार्जेस थे जो कि हमने कैश बुक में 2 बार लिख दिए। वेल, ये तो मज़ेदार बात हो गई। जैसे बैंक ने आपके 100 रुपये काटे, हमें कैश बुक में 100 रुपये काटने चाहिए थे लेकिन हमने एक एंट्री फालतू कर दी। तो ये एंट्री तो कोई बात नहीं, यहाँ कटे दैट्स ओके, लेकिन आपने कैश बुक में 100 रुपये फालतू नेगेटिव एंट्री पास कर दी। अब आप कैश बुक को ही जानना चाहते हो, 100 रुपये की एक नेगेटिव एंट्री को करके आपने अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा लिया। पहले ही ओवरड्राफ्ट 20,000 का चल रहा था और कैश बुक ने ये हरकत करके, ये फाउल करके अपनी हालत को और खस्ता कर लिया। कैश बुक में आपको जो ओवरड्राफ्ट दिखाई देगा दैट विल बी 20,100 रुपये। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको 100 रुपये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा था कि बताओ, अच्छा इसे बताओ तो नहीं कहा, इसने पासबुक का स्टार्टिंग बैलेंस दे दिया, तो इसका मतलब अभी एक ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक जानना चाहता है और वहाँ ओवरड्राफ्ट डेफिनेटली ज़्यादा होगा, तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए 100 रुपये जोड़ने होंगे। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक के अनुसार डीआर बैलेंस 2,000 रुपये है, चेक जमा कराए गए लेकिन क्लियर नहीं हुए, ऐसे चेक 100 रुपये के हैं। चेक जारी किए गए लेकिन प्रस्तुत नहीं किए गए, ऐसे चेक की राशि 150 रुपये है। और बैंक ने 50 रुपये की ब्याज की राशि भी दी है और 50 रुपये का लाभांश संग्रहण भी किया है। आपके पास 4 पॉइंट हैं, तो बताओ पासबुक के अनुसार हाल क्या होंगे? तो हमें 2,000 रुपये से स्टार्ट करना है और डीआर है, डीआर एज पर कैश बुक। हम डीआर करें तो वो अच्छी बात है, यानी ये पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस का क्वेश्चन है और हमने 2,000 रुपये से स्टार्ट किया। मैंने एक वीडियो ना पहले भी बनाया था इसके ऊपर, उसमें मैंने बीआरएस के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से डिटेल्ड में समझाया था, वो भी भले एक बार देख लेना। ठीक है, और ऐप के अंदर तो फुल कोर्स में तो समझा ही रखा है। ओके, चलिए, तो पहले पॉइंट में क्या हुआ?
जमा कराए गए लेकिन क्लियर नहीं हुए चेक ऐसे 100 रुपये के हैं। तो 100 रुपया, 100 रुपये की एंट्री कैश बुक में पॉजिटिवली है क्योंकि हमने चेक बैंक में जमा कराया, तो 100 रुपये की एंट्री कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है। चूंकि पासबुक में एंट्री पॉजिटिव वाली नहीं है तो वहाँ 100 रुपये बैलेंस कम होगा। चूंकि पासबुक में पॉजिटिव एंट्री नहीं है तो वहाँ बैलेंस कम होगा, इसलिए मैंने माइनस किया। इसी तरह से हमने 150 रुपये के चेक लोगों को दिए, लेकिन लोगों ने वो 150 रुपये अभी तक नहीं उठाए, यानी पासबुक में नेगेटिव एंट्री नहीं हुई है, तो पासबुक में बैलेंस रिलेटिवली ज़्यादा होगा, अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ अभी तक नेगेटिव एंट्री नहीं हुई है, पैसा नहीं कटा है। इसी तरह बैंक ने 50 रुपये ब्याज की राशि हमें दी है, वेरी गुड। बैंक ने हमारे खाते में 50 रुपये की एंट्री की है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, पर बैंक को तो पता है और उन्होंने पॉजिटिव एंट्री वहाँ हो रखी है, तो वहाँ बैलेंस डेफिनेटली 50 रुपये ज़्यादा होगा। इसी तरह बैंक ने हमारे लिए डिविडेंड कलेक्शन किया है, तो ये अमाउंट भी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। ये एक 50 रुपये की और पॉजिटिव एंट्री वहाँ हुई होगी। 150, 200, 250, अल्टीमेटली 2150। तो आपको जो कैश बुक में दिखाई दे रहा है वो 2000 है, लेकिन इन 4 वजहों से पासबुक में जो आपको बैलेंस देखने को मिलेगा दैट विल बी 2150। डी इज़ द आंसर। ठीक है, चलिए। Which of these types of error are not deducted during बैंक रिकन्सिलेशन? ये कह रहा है कि जब आप बैंक रिकन्सिलेशन के लिए जाओगे तो कौन सी गलती नहीं पकड़ पाओगे। कैशियर द्वारा नकद गबन। देखिए, अगर आपका कैशियर कैश पैसे चुरा ले तो वाकई में बीआरएस इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी। चेक जमा कराए गए लेकिन बैंक द्वारा जमा नहीं किए गए, तो ये बात आपके बीआरएस में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होगा, कैश बुक पासबुक अंतर बताएगी, आप अंतरों को ढूंढने लगोगे, तो फिर आपको ध्यान आएगा यार कि ये चेक मैंने जमा कराया था, बैंक वालों ने अभी तक जमा नहीं किया, तो ये बात फिर आप अपने बीआरएस में रिकॉर्ड कर लोगे, तो आपका जो ओनर है उसको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई इसलिए मिसमैच है। इसी तरह से कैश बुक के बैंक कॉलम में जोड़ संबंधी गलती। अगर मान लो आपने कैश बुक है, उसका जो बैंक कॉलम है उसमें अगर टोटल मिस्टेक की है तो आपका बैलेंस अलग हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस अलग हो जाएगा। तो बाद में ये बात आपको मदद करेगी, इन द सेंस बाद में इस बात को आप बीआरएस में रिकॉर्ड कर पाओगे, ये बात रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये अंतर का आधार बनेगा। बैंक द्वारा लिया गया ब्याज या कमीशन जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, ये बात भी आपको बीआरएस में दिखाई देगी। आपकी कैश बुक में 78,000 का बैलेंस आ रहा है, पासबुक में 75,000 का बैलेंस आ रहा है, दोनों में 3,000 का अंतर है, तो बाद में आपको पता लग गया कि हाँ भाई बैंक ने कमीशन काटा या ब्याज काटा। तो ये 3 बातें ऐसी हैं जिनको आप अपने बीआरएस में शो कर पाओगे, लेकिन अगर कैशियर ने कैश पैसा उड़ा दिया तो आप क्या ही करोगे, मतलब बीआरएस उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है, ये वाली बात है। चलिए नेक्स्ट, कैश बुक शेष राशि दर्शाई गई 10,000 रुपये, चेक जारी किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए 4,000 के, चेक जमा कराए गए लेकिन अभी तक एकत्र नहीं किए गए 3,000 रुपये के। तो पासबुक के अनुसार शेष राशि क्या होगी? तो सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा DRCR, तो बस आप भी सिंपल लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, और जब तक कुछ नहीं कहता क्वेश्चन तो हम उसे पॉजिटिव लेके चलते हैं कि स्टार्टिंग में 10,000 रुपये का पोजीशन था और अब हम अपना पासबुक पोजीशन समझना चाहते हैं, पासबुक का पोजीशन समझना चाहते हैं। हुआ ये था कि हमने 4,000 के चेक जारी किए, 4,000 के चेक जारी किए, तो हम मतलब कैश बुक ने नेगेटिव एंट्री पास कर दी, पर अभी तक लोगों ने वो पैसा नहीं उठाया है। और अब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ कि चूंकि अभी तक लोगों ने पैसा नहीं उठाया है तो वहाँ पे 4,000 रुपये ज़्यादा होंगे। कैश बुक में बैलेंस जितना है उतना है, पासबुक में बैलेंस 4,000 ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ कुछ लोगों ने पैसा ही नहीं उठाया है। सिमिलर वे हमने चेक जमा कराए लेकिन अभी तक जमा नहीं हुए, हमने चेक जमा कराए, हमने अपनी कैश बुक में एक पॉजिटिव एंट्री पास की, सपोज़ हमें अक्षय से चेक मिला तो हमने बैंक DR टू अक्षय ये करके एंट्री हमने पास कर दी, लेकिन अभी तक वो पैसा पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा,
पासबुक में चूंकि अभी तक वो पॉजिटिव एंट्री नहीं आई है, तो पासबुक का शेष इतनी राशि से कम होगा। ठीक है, कैश बुक तो क्या है, एक पॉजिटिव एंट्री, एक दवाई खा के बैठा है, तो उसकी सेहत तो सुधरी हुई है, लेकिन पासबुक में अभी तक ये सेहत नहीं सुधरी है, वहाँ 3,000 का शेष आपको कम दिखाई देगा। इन दोनों बातों के मद्देनज़र आप पहुँचोगे कि आपको वहाँ 11,000 का डिफरेंस दिखाई देगा, वहाँ आपको 11,000 दिखाई देगा, भले कैश बुक में 10 दिख रहा हो, पासबुक में आपको 11 दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अकाउंटेंट को भी इसमें मिसकॉन्सेप्शन होता है, तो मैं बता रहा हूँ इसमें हुआ क्या। 31 मार्च 2025 को हमारी जो कैश बुक का बैलेंस था वो था 7074 क्रेडिट यानी ओवरड्राफ्ट, और जो बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट था वो था डेबिट यानी ओवरड्राफ्ट। हम भी ओवरड्राफ्ट बोल रहे हैं, पासबुक वाले भी ओवरड्राफ्ट बोल रहे हैं, लेकिन राशि का अंतर है। हमारा अकाउंटेंट बोल रहा है 7074 नेगेटिव, जबकि पासबुक बोल रही है 3159 नेगेटिव। ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब जांच जब हमने की तो हमने पाया कि जो डिफरेंस है वो इसलिए था क्योंकि जो चेक हमने इशू किए वो पेमेंट नहीं हुए। तो जो भी 3500 समथिंग का आप अंतर देख रहे हो या 3800 समथिंग का जो भी अंतर देख रहे हो, वो इस वजह से है कि हमने कुछ लोगों को चेक दिए और वो लोगों ने पैसा नहीं उठाया। अब आगे, अब ये बोल रहा है कि बताओ आप बैलेंस शीट में कितना अमाउंट शो करोगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चलो हमें समझ में आ गया कि हमारे हिसाब से ओवरड्राफ्ट की राशि कुछ है और पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट कुछ है, तो आप ये बताओ कि आप बैलेंस शीट में ओवरड्राफ्ट कितना दिखाओगे या पॉजिटिव दिखाओगे, क्या करोगे। तो हम जो कैश बुक बोलती है ना, वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिखाएंगे। अब यहाँ पे ना कई लोगों को लगता है कि सर बैंक वाले हमसे ज़्यादा सही होते हैं, वो ज़्यादा समझदार, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा सही है। नहीं नहीं नहीं, हमारी जो कैश बुक बोल रही है, हुआ क्या होगा कि हमने जो 3800 कुछ रुपए का चेक दिया होगा, हमने ये एंट्री कर दी है क्रेडिटर टू बैंक। आज नहीं तो कल वो लोग ये पैसा उठा ही लेंगे, है ना। ठीक है, हम भले चाहें तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर ऐसे स्टार लगाकर नीचे एक बीआरएस बना दें, ताकि बैंक स्टेटमेंट में अंतर क्यों है वो अंतर पता लग जाए, लेकिन हम जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिखाते हैं वो होता है जो हम कह रहे हैं, जो हमारी बुक्स कह रही है ना। बैंक वाले को हम बहुत सही सच्चा मानते हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं वही हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि हम हमारी बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट के तौर पे वही बैलेंस दिखाएंगे जो एज पर द कैश बुक है 7074 नेगेटिव ओवरड्राफ्ट। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने 7800 रुपये मूल्य का एक चेक जारी किया, जिसमें से 6500 रुपये मूल्य का चेक केवल बैंक में प्रस्तुत किया गया। फिर कैश बुक और पासबुक का मिलान करने पर जोड़ी जाने वाली राशि कितनी होगी। तो ये भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सपोज करो 1300 रुपये के 6 चेक हमने ABCDEF को दिए, है ना। ये हमारे पास एक एक दिन काम करने आए थे, हमने इनको 1300 रुपये के चेक दिए। अब कहानी यूँ समझो, ए ने पैसा उठा लिया, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, इन सब ने पैसा उठा लिया, इसने पैसा नहीं उठाया। यानी 7800 रुपये के जो हमने चेक काटे, उसमें से पासबुक में से 5 लोगों ने 6500 रुपये तो उठा लिया। तो यानी यहाँ तक तो मैच हो गया, यहाँ तक तो मैच हो गया। प्रॉब्लम अब केवल 1300 रुपये की बची। अब आप जब भी बीआरएस बनाओगे, ज़रूरत के हिसाब से आप प्लस माइनस करोगे, तो आपको केवल 1300 रुपये को प्लस माइनस करना है। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमने चेक काटे, अगर वो प्रेजेंट हो गए तो उस लेवल तक तो मैचिंग हो गई, तो केवल बीआरएस में जो मिसमैच्ड पार्ट है वो जाता है। तो केवल 1300 रुपये का ही आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट इज़ अ वाइडर टर्म, प्लस करना है या माइनस करना है, कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो वही आपको 1300 रुपये का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, When amount is withdrawn from the bank, again a very good question and must know question। जैसे ये मैं हूँ और ये ICI है। आधी बात आप जानते हैं कि अगर हमने बैंक से विड्रॉ किया पैसा, अगर हमने बैंक से पैसा निकाला तो कैश आएगा और मैं एंट्री करूँगा कैश टू बैंक। लेकिन कभी आपने सोचा बैंक वाले क्या एंट्री करते होंगे। जब मैं ATM में जाता हूँ, ATM से पैसे निकाल के आता हूँ, तो बैंक के सिस्टम में क्या एंट्री होती है, बैंक के सिस्टम में से कैश चला गया,
आपके पास ऑफिस में पैसा आ गया, बैंक वालों के सिस्टम में से कैश चला गया, किसके पास चला गया? कस्टमर के पास। ठीक है, तो इस तरह की एक एंट्री होती है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था, कहता है कि जब अमाउंट निकाला जाता है बैंक से तो बैंक क्या करता है? तो बैंक जो है वो कस्टमर के खाते को डेबिट करता है। बैंक कस्टमर के खाते को डेबिट करता है। इसीलिए मैंने कहा कि बैंक के द्वारा किया गया डेबिट जानलेवा होता है। वो आपके खाते में से पैसे के कटने की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, यदि रोकड़ बही में 12,000 का ओवरड्राफ्ट दिखाया गया है, 2,000 का चेक जारी किया था परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया और बैंक में जमा कराया गया 1,000 रुपये का चेक अभी तक समाशोधित या क्लियर नहीं किया गया, तो बताओ पासबुक के अनुसार शेष राशि क्या होगी? तो सबसे पहले भाई, अब तो आप बोर हो गए होंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन है, हमारी हालत खस्ता है और हम ये जानना चाहते हैं कि पासबुक का क्या हाल है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक को हम समझना चाहते हैं और हुआ ये था कि 2,000 का हमने चेक जारी किया। तो ये लैंग्वेज आप अच्छे से पढ़ना है ना, ऐसे भरोसे में मत रहना, क्योंकि अभी तो मैं देख रहा हूँ कि 2,000 का चेक हमने जारी किया परंतु जिनको चेक जारी किया उन्होंने भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया। इसका मतलब हमने तो कैश बुक में से नेगेटिव एंट्री कर दी और पासबुक में नेगेटिव एंट्री नहीं हुई है। तो चूंकि पासबुक में नेगेटिव एंट्री नहीं हुई है तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट थोड़ा सा कम होगा, है ना। मतलब मैं अपनी जो टोन है, बोलने का है तरीका बता दे, और मतलब आपको भी यही करना है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। आप पासबुक का ओवरड्राफ्ट इमेजिन करना चाहते हो। चूंकि पासबुक में से पैसा नहीं कटा है, चूंकि पासबुक में से पैसा अभी तक नहीं कटा है, जस्ट अ मिनट, चूंकि पासबुक में से अभी तक पैसा नहीं कटा है तो वहाँ पे ओवरड्राफ्ट कम होगा। इसी तरह से आपने 1,000 रुपये के चेक बैंक में जमा कराए, हमने पॉजिटिव एंट्री कर दी, पर चूंकि हमने 1,000 रुपये के चेक बैंक में जमा कराए, हमने पॉजिटिव एंट्री कर दी, पर चूंकि पासबुक में पॉजिटिव एंट्री नहीं है, चूंकि ये पासबुक में पॉजिटिव एंट्री नहीं है तो वहाँ बैलेंस कम होगा, या यूँ कह लूँ कि वहाँ पे ओवरड्राफ्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, समझिए, हमने 1,000 के चेक जमा कराए, बैंक में वो अभी तक जमा नहीं हुए, तो पासबुक में बैलेंस कम होगा, या यूँ कहो कि पासबुक में ओवरड्राफ्ट ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा। 12 में से 2 गए 10, 10 में 1 जुड़ा 11, तो अल्टीमेटली वहाँ पे आपको 11,000 का ओवरड्राफ्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप रटोगे तो फंस जाओगे कि सर पिछली बार तो कांटे वाले को आपने प्लस किया था, अब आप माइनस कर रहे हो। वो डिपेंड करता है मैं कहाँ से शुरू हुआ, किन हालातों में शुरू हुआ और मुझे कहाँ पहुँचना है, यही खेल है। इसीलिए आपको बार बार अपने ब्रेन को एक्सरसाइज देनी पड़ेगी। लेकिन 2 बार 10 बार 100 बार करने के बाद फिर आपको लगेगा पूछ क्या पूछता है, बता तेरे को क्या जानना है। फिर आप हर क्वेश्चन को फोड़ के रख दोगे अगर आपको एक बात समझ में आ गया तो। अगेन, यदि कैश बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट 2,000 रुपये है और बैंक 100 रुपये का शुल्क काटता है और 500 रुपये बैंक ब्याज के रूप में जमा भी करता है, तो पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट क्या होगा? उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। आपका कैश बुक ओवरड्राफ्ट दे रखा है और वो 2,000 रुपये है, नेगेटिव मैं नहीं लिख रहा हूँ, और आपको पासबुक के ओवरड्राफ्ट को समझना है। चूंकि बैंक ने 100 रुपये का शुल्क काटा है, इसका मतलब है कैश बुक को तो इस बारे में पता नहीं है, पासबुक में 100 रुपये कटे हैं, तो इसका मतलब है पासबुक में ओवरड्राफ्ट ज़्यादा का होगा। ठीक है, 100 रुपये कटने की वजह से या तो बोलो पासबुक में बैलेंस कम होगा, या अगर वहाँ ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो वो डेफिनेटली ओवरड्राफ्ट 100 रुपया ज़्यादा होगा। इसी तरह बैंक ने एक खुशखबरी दी है, 500 रुपये आपके अकाउंट में जमा हुए हैं, इसके बारे में कैश बुक को पता नहीं है, तो 500 रुपये से मैं कहूँगा पासबुक बड़ी भी होगी, या मैं यूँ कहूँगा कि 500 रुपये से पासबुक में ओवरड्राफ्ट कम होगा, पासबुक में 500 रुपये ओवरड्राफ्ट कम होगा। तो अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिस समय कैश बुक 2,000 का ओवरड्राफ्ट दिखा रही है, इन 2 रीजंस के चलते पासबुक विल बी शोइंग अ लेसर ओवरड्राफ्ट एंड विच इज ऑफ 1,600 ओवरड्राफ्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि 5,000 है, 2,000 के चेक भुगतान के लिए जारी किए गए, प्रस्तुत नहीं हुए, 1,500 के चेक वसूली के लिए भेजे गए लेकिन वसूल नहीं हुए, बैंक ने फर्म के खाते से 20 रुपये से गलती से डीआर कर दिए, तो बताओ पासबुक के अनुसार शेष राशि क्या होगी? अब के बाद इन्होंने देखो सिंपल बोला है, ओवरड्राफ्ट नहीं बोला है।
आपका बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो चल रहा है 5,000 रुपये, और अब आप पासबुक का बैलेंस जानना चाहते हो। हुआ ये था कि यहाँ रफ वर्क के लिए अपन कैश बुक पासबुक लिख देते हैं। हुआ ये था कि 2,000 के चेक हमने भुगतान के लिए जारी किए, 2,000 की एंट्री हमने कैश बुक में कर दी, पर पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो 2,000 रुपये कैश बुक में से माइनस हुए हैं, परंतु पासबुक में से माइनस नहीं हुए हैं, यानी पासबुक का बैलेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी तक वहाँ से पैसे माइनस नहीं हुए हैं। तो दिस दैट विल शोइंग अ हायर बैलेंस। इसी तरह हमने 1,500 के चेक जमा कराए थे कि वो पैसे वसूल होकर हमारे खाते में आ जाएं। हमने 1,500 के चेक जमा कराए थे, पर अभी तक चूंकि वो पासबुक में पैसे जमा नहीं हुए हैं, तो कैश बुक तो थोड़ी हाई हो रखी है। जैसे किसी ने खा रखा होता है, पी रखा होता है, तो वो तो कैश बुक तो चढ़ी हुई है, पर पासबुक को अभी तक ये खुमारी चढ़ी नहीं है। तो पासबुक में 1,500 रुपये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। और इसी तरह बैंक ने फर्म के खाते से गलती से ही सही 20 रुपये काटे हैं। तो कैश बुक को तो इस गलती के बारे में पता ही नहीं है, और बैंक ने भी गलती से काटे हैं, पर गलती से ही सही 20 रुपये कटे हुए तो हैं। तो पासबुक विल बी शोइंग अ लिटिल बिट लेस बैलेंस। तो 5 और 2 7,000, 7,000 में से पहले 1,500 गए तो 5,500, 5,500 में से 20 रुपये और गए तो 5,480 रुपये। तो इन नादानियों की वजह से पासबुक में 5,480 का बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। आखिरी 2 क्वेश्चन हैं सामने हमारे, और ये क्वेश्चन वैसे हकीकत पहले पूछना चाहिए था। ये तो बहुत वही हो गई कि जैसे पूरी रामायण ख़त्म हो गई और मैं पूछूं बताओ सीता कौन है, रावण कौन है। तो निम्नलिखित के बीच अंतर के कारणों को जानने के लिए बीआरएस बनाया जाता है, यानी आप बीआरएस के थ्रू किन के डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो कैश बुक का कैश कॉलम गलत, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक के अनुसार शेष, ये बिल्कुल सही है। मतलब हमारी जो कैश बुक है, हमारी जो कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उसके शेष को हम पासबुक के शेष से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और मिसमैच होने पे बीआरएस बनाया जाता है। ठीक है, हम जस्ट ये सफाई देने की कोशिश करते हैं कि दोनों में अंतर क्यों है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन ये पूछ चुका है एक तरह से। देखो, सबसे पहले जनरल होती है, जनरल के बाद लेजर होती है, कुछ लोगों के बाद कैश बुक होती है, लेजर और कैश बुक दोनों होती है ना। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनती है। क्वेश्चन ये पूछता है, जब मैं इसे अब सिंपल करता हूँ, सपोज करो हमारी जो कैश बुक है वो 75,000 का बैलेंस दिखा रही है, और जो हमने पासबुक मंगाई उसमें 82,000 रुपये दिखाई दे रहा है। तो आप जब अपना ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस में DR और CR वाले कॉलम होते हैं, वहाँ पे जब आप कैश एट बैंक लिखोगे, वहाँ आप 75 लिखोगे या 82 लिखोगे, तो वहाँ पे आपको 75,000 लिखने हैं। इसीलिए फिर बाद में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट के अंदर जब आप असेट्स दिखाओगे, असेट्स के अंदर आप बैंक बैलेंस दिखाओगे, वहाँ पे भी आप 75,000 दिखाओगे। यानी हम बैलेंस एज पर द कैश बुक दिखाते हैं, और ये जो 7,000 का अंतर चल रहा है, फॉर दैट हम BRS बनाते हैं। लेकिन 7,000 के डिफरेंस के लिए हम अब कभी भी अपनी कैश बुक को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, तो तलपट में आप कौन सा बैंक बैलेंस दिखाओगे, जो हमारी कैश बुक कह रही है हम वो बैलेंस दिखाएंगे। रियल लाइफ में बहुत सारे अकाउंटेंट को लगता है हम तो गलत हैं, हम कोई बैंक वालों से ज़्यादा समझदार थोड़े ना है, तो वो बैंक वाला दिखा देते हैं। नहीं दिखाना चाहिए टेक्निकली। तो इसका आंसर B होगा। होप मैं आपको समझा पाया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझ में आने के बाद तो बहुत ही अच्छा है। बहुत स्कोरिंग टॉपिक भी है, जिसमें बहुत कम चांस है कि वो आपके नंबर काट सके, अगर आपने ये 30 क्वेश्चन बहुत ढंग से तमीज़ से कर लिए तो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाई करते रहिए।